गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा, दैट इज वॉइस सभी को क्लियर है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राधे राधे आपको भी। एक बार सभी स्टूडेंट्स वॉइस चेक कर लेंगे, दैट इज वॉइस आप सभी को क्लियर है और कमेंट करेंगे ओके का। हाँ, जय हिंद राहुल, मंडल, तनवीर गुड मॉर्निंग, पवन गुड मॉर्निंग, ऑडिबल है, विजिबल है, ठीक है। प्रशंसा गुड मॉर्निंग, सुशंता गुड मॉर्निंग, ओके फाइन। देखो सबसे पहले एक रिवीजन ले लेते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स आके कनेक्ट हो जाएंगे, देन फर्दर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ऑडिबल है, विजिबल है, ओके, दैट्स फाइन, सब ओके है, ठीक है। देखो मैकेनिक्स यांत्रिकी ये पढ़ लिए थे हमने। मैकेनिक्स मतलब पार्टिकल्स की क्या करना, पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, उनकी गति का अध्ययन करना, जिसको हमने 3 भाग में बांटा था, दैट इज स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब जब वस्तु कोई भी स्थिर अवस्था में खड़ी हुई है, काइनेमेटिक्स का मतलब जब उसमें क्या लग रहा है, जब वो मोशन कर रही है, और डायनामिक्स का मतलब जब उसमें फोर्स और आपका जो मोशन है दोनों की स्टडी की जाती है, तो वो डायनामिक्स हो जाता है। रेस्ट का मतलब यदि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब मोशन। 1 डायमेंशनल 2D 3D पढ़े थे, एक एक्सिस में हो रही है 1, 2 में हो रही है 2D और 3 में हो रही है 3D। रेक्टिलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे हो रही है। ट्रांसलेटरी का मतलब यदि समान समय में उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम टाइम में सेम दूरी को तय करते हुए चल रहे हैं। ऐसे ही सर्कुलर और रोटेरी था। सर्कुलर का मतलब कोई कर्व पाथ पे कर रही है, रोटेरी का मतलब सारे जो पार्टिकल्स है सेम टाइम में सेम दूरी तय कर रहे हैं। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी भी हमने पढ़ा था। ऑसिलेटरी का मतलब यदि वो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है, और वाइब्रेटरी मतलब यदि हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस चीज की, इस मोशन की स्टडी करनी है, तो उसको हम वाइब्रेटरी कह देते हैं। नेक्स्ट जो हम आगे चल रहे थे तो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, दूरी विस्थापन पढ़ लिया था। इसके बाद कल की जो क्लास है उसमें हमने चाल पढ़ा था, यानी आपके स्पीड को पढ़ा था। स्पीड या चाल का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय को चाल कहा जाता है, जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। साथ ही में ये एक स्केलर या सदिश राशि होती है। स्पीड की क्वांटिटी मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है, और साथ ही में ये 2 तरीके की होती है, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब यदि समान समय में समान दूरी तय करती है, और यदि समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वो हो जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद हमने एक वेलोसिटी, वेग पढ़ा था, जिसमें हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी आपका विस्थापन बटा समय। इसका भी जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड होता है, और जो स्पीड है उसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन कुछ चीजें इनमें सिमिलर हैं, लेकिन अगर चीज के 2 नाम है, इसका मतलब 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज वो हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समान समय में समान विस्थापन तय कर रही है, और यदि समान समय में असमान विस्थापन तय कर रही है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म कह देते हैं। नेक्स्ट एक एक्सेलरेशन पढ़ा था, वेलोसिटी अपॉन टाइम यदि हो जाता है तो उसको एक्सेलरेशन या त्वरण कह देते हैं, जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। चलिए इतना हमने पढ़ लिया था, ये कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे कि जब वेलोसिटी के अपोजिट होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो ये पॉजिटिव, और वहीं कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0। ये कुछ पॉइंट्स देखे थे, फॉर्मूलाज देखे थे और साथ में कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट। आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट होगा जनरल रूल ऑफ ग्राफ। ग्राफ के कुछ हम जो है नियमों की बात करेंगे, सामान्य नियमों को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जो एक्सेलरेशन होता है वो आपके एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक आपके जो सदिश राशि जो है वो होती है। होमवर्क जो है उसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, आपका जो 99 बार वाला जो प्रणाम है उसको हम 99 बार ही स्वीकार करते हैं। थैंक यू सो मच। और अब क्लास जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, खम्बा गनी, ओके पंकज। चलिए अभी ये बताइए, जितना पढ़ा है वो सारा रिवीजन में चल रहा है, चीजें अब तक जितनी पढ़ी है वो लर्न है। देखो अभी ये जो टॉपिक चल रहा है वो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, समझ वो मत सब आ जाएगा, समझाने के लिए तो है ही ना। बस ये है कि उस चीज को पढ़ते चलना, उस चीज को रिवाइज करते चलना। हाँ, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलो अब फटाफट एक रिप्लाई करोगे और एक कमेंट करोगे, एक बहुत ही अच्छा सा कि हाँ सब क्लियर है, अब हम फर्दर आगे चल सकते हैं और आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं।
पढ़ते चलना है, डेली रिवीजन करते चलना है, क्वेश्चंस है, डाउट्स है, उनको पूछते हुए चलना है। प्रमोद याद करना है, याद नहीं है का तो ये आना ही नहीं चाहिए भैया। हाँ ओके सरिता, याद करना है। देखो जनरल रूल ऑफ ग्राफ की बात कर रहे थे, इसको हम अब समझते हैं। ओके दीपक, अभी बस समझ में नहीं आना है बच्चे, याद करना है। अभी पढ़ते चलोगे तो याद होता चलेगा, और अगर बाद के लिए छोड़ोगे ना, बाद के लिए कि हाँ चलो अभी पढ़ लेते हैं बाद में कर लेंगे, फिर कुछ नहीं होना है, क्योंकि फिर फिजिक्स भी कंप्लीट हो लेगी, दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ये तो पढ़ना ही है, वो और पढ़ना है। इससे अच्छा हैंड टू हैंड फ्री करते चलो। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज हमारे सबसे पहले जनरल रूल ऑफ ग्राफ की हम बात कर रहे थे। तो देखो इस तरीके से मैंने ये एक्सिस बनाई। अच्छा सबसे पहले समझना, हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक तो एक्स एक्सिस होती है और दूसरी जो होती है वो हमारे पास वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे। एक हमारे पास एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, इसकी हम स्टडी करने वाले हैं। यानी मेरे पास कितनी एक्सिस हो गई, दो हो गई। वहीं हम बात करते हैं हमारे पास वेरिएबल होते हैं, वो भी वेरिएबल भी कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा जो होता है वो मेरे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक हो गया इंडिपेंडेंट, एक हो गया डिपेंडेंट। क्या बोला मैंने, सुनना, हमारे पास दो ही तो एक्सिस होती हैं और हमारे पास दो ही वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। अब जो हमारी एक्स अक्ष होती है ना, एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष के ऊपर जो वेरिएबल लिखा जाता है उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाता है एक्स अक्ष के ऊपर। और ये जो वाई एक्सिस होती है, वाई अक्ष, इसको लिखा, इस पर जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डीवी। वेरिएबल का मतलब जैसे कोई भी आपका एक चर हो गया, कोई भी जैसे क्वांटिटी समझ लो। यदि फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं ना तो अभी कुछ क्वांटिटीज को समझ लो। जैसे यहाँ मैं टाइम लिख सकती हूँ, या यहाँ मैं स्पीड लिख सकती हूँ, या मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, उस क्वांटिटी को समझ लो अभी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। अब मैंने क्या बोला कि जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर इंडिपेंडेंट को लिखा जाएगा और वाई जो है उस पर डिपेंडेंट को लिखा जाएगा। यानी जो भी चीज आपके यहाँ लिखी होती है ना, यदि आपका कभी भी ग्राफ बनाया जा रहा है, ये नॉट ओनली इन फिजिक्स, जब भी आप कहीं पे भी ग्राफ को स्टडी करते हो, ग्राफ को पढ़ोगे तो याद रखना इस पर जो लिखा गया है ना एक्स पर, वो इंडिपेंडेंट है और ये जो वाला जो है वो डिपेंडेंट है। यानी ये वाली जो राशि है वो इस पर डिपेंड करके बन रही है, इसके हिसाब से ये वाली राशि जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, या ये वाली राशि इस पर डिपेंड कर रही है। वहीं ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रही है। इसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ जो है वो सेट हो रहा है। यदि मैं बात करती हूँ इसकी, तो देखो ये होती है मेरी एक्स एक्सिस, है ना। यदि इस एक्स एक्सिस पे मैं लिख देती हूँ टाइम को, और ये है मेरी वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस पर मैं लिख देती हूँ हमारे डिस्टेंस को। यहां तो मैंने लिख दिया दूरी को और इधर मैंने लिख दिया समय को। एक्स पे तो लिख दिया मैंने समय को और इस पे लिख दिया दूरी को। अब समझना, यहाँ जो एक्चुअली में ये समय है ना, इस समय के बिहाफ पे, इस समय के सापेक्ष ये जो डिस्टेंस है ना, ये चेंज हो रहा है। ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, समय के सापेक्ष चेंज हो रहा है। ये अपनी जो वैल्यूज है ना उसको चेंज करता हुआ चल रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम या इन टर्म्स ऑफ समय। अब यदि जब भी हम इस डिस्टेंस या टाइम के बीच में, मान लो यदि हम कोई ग्राफ बना रहे हैं ना, या हमने कोई ग्राफ बनाया, तो ये इस तरीके की, मान लो हमको कोई सीधी लाइन प्राप्त हो गई जिसको हम कह देते हैं स्लोप। स्लोप या हिंदी में हम कह देंगे ढाल, कुछ भी है, ये स्लोप कुछ भी हो सकता है। तो इस स्लोप के लिए ना हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि ये जो स्लोप होता है वो होता है जो हमारा एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है, वाई पे, वाई एक्सिस का वेरिएबल अपॉन में एक्स एक्सिस का वेरिएबल।
जब भी हमको x या y इतना समझ आ गया होगा, ये हो गया डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हो गया, इनके बीच में हमको जस्ट नॉर्मल स्लोप निकालना है। उस स्लोप के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि y एक्सिस ऊपर आता है, नीचे x एक्सिस आता है। अब समझते चलना, y एक्सिस पर यहाँ मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखा है, इसको मैंने लिख दिया डिस्टेंस, ठीक है। x एक्सिस पर मैंने लिखा था टाइम, यानी डिस्टेंस को हिंदी में बोल दिया दूरी, और ये अपॉन में कर दिया समय। तो अब मुझे ये बताओ, दूरी बट्टा समय किसका फॉर्मूला हो जाता है? हमने पढ़ा है ना, हमने कल भी पढ़ा है। मैंने क्या बोला, हमने कल भी पढ़ा है, दैट इज दूरी बट्टा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है? हाँ, जो y है ना, वो y डिपेंड कर रहा है इस x के ऊपर। जब भी ग्राफ बनाओ हमेशा याद रखना, ये जो y होता है ना, ये y डिपेंड करता है इसके ऊपर, दैट्स वाई इसको इंडिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट बोला जाता है, ठीक है। और जब स्लोप निकालते हैं तो y अपॉन x लिखते हैं। अब यहाँ मेरे पास y में डिस्टेंस था तो मैंने डिस्टेंस लिख दिया, यहाँ x में मेरे पास समय था तो मैंने समय लिख दिया। तो दूरी बट्टा समय मेरे पास क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, यानी चाल हो जाता है। तो यदि एग्जाम में आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि दूरी और समय के मध्य का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, कि द स्लोप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम रिप्रेजेंट व्हाट, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड, यानी कि चाल को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्म में आपको इस चीज को याद रखनी है। वेरी गुड, सबको लर्न है, दैट इज क्या, स्पीड। ऐसे यदि हम आगे फर्दर चलते हैं तो मान लो मैं एक और ग्राफ बनाती हूं, एक्स पे मैंने लिख दिया टाइम को, और यहां मान लो मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को और डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया। अब टाइम मतलब ये हो गया समय और ये हो गया आपका विस्थापन। इनके बीच में मैंने फिर क्या ड्रॉ किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया, कर दिया। इनके मध्य मुझे क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। स्लोप का फॉर्मूला y एक्सिस का वेरिएबल अपॉन में x एक्सिस का वेरिएबल। y पे कितना है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट है, x पे कितना है, टाइम है, यानी यहाँ मेरे पास विस्थापन है और नीचे में समय। तो विस्थापन बटा समय मेरे किसके मान को रिप्रेजेंट कर देगा, विस्थापन बटा समय क्या बताएगा मुझे, हाँ, किस चीज को बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं वेग। इस तरीके से इन ग्राफ्स को बेसिकली ड्रॉ किया जाता है। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के मध्य का आरेख किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, या द ग्राफ बिटवीन, या सॉरी द स्लोप बिटवीन, स्लोप भी पूछ सकता है, ग्राफ भी पूछ सकता है। तो द स्लोप या ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज रिप्रेजेंट व्हाट, तो इट रिप्रेजेंट्स योर वेलोसिटी, यानी कि आपका वेग। ऐसे ही सेम जो है वो हमको मिलता है किसमें, ये देखो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्लोप ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, स्पीड। सेम यही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ था डिस्प्लेसमेंट, ये था टाइम, इसने हमको क्या दे दिया, वेलोसिटी, यानी कि वेग। ये डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया वेग। थर्ड है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी हुआ, टाइम हुआ, दोनों को लिखा तो इसका ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। पहली चीज आप सभी को क्लियर हुई कि स्लोप जो होता है ना, उस स्लोप का हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला y वेरिएबल अपॉन x वेरिएबल, y मतलब डिपेंडेंट, x मतलब इंडिपेंडेंट, दोनों का मध्य की जो चीज होती है वो हमें क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। स्लोप से हम ये समझते हैं। दूसरा हमारे पास आता है एरिया। अभी हमने क्या समझा, स्लोप समझा। अब दूसरा हम बात करने वाले हैं एरिया की, यानी कि हमारे क्षेत्रफल की। यदि मैं इस वेग और समय, क्या बोला मैंने, मैं यदि वेग यानी वेलोसिटी, समय यानी टाइम के मध्य यदि ग्राफ बनाती हूँ, तो ये वेग और समय के मध्य का जो क्षेत्रफल है ना, ग्राफ के मध्य के अंदर का, तो ये जो क्षेत्रफल है ये मेरे डिस्प्लेसमेंट को या फिर मैं कह सकती हूँ विस्थापन को बताता है। अब इस एरिया के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाई वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमारे एक्स एक्सिस को, तो जो आया वो हमारे एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या द एरिया
ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपके वेग समय के ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। वहीं यदि मैं बोलूं स्पीड और टाइम, यानी आपके चाल और समय के मध्य के आरेख के मध्य का जो आरेख का क्षेत्रफल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस को, यानी कि दूरी को। सेम वही एक्सेलरेशन और टाइम जो है उनके मध्य का जो क्षेत्रफल है या उनके मध्य का जो क्षेत्रफल है उसका जो आरेख बनाया जाता है वो आपके रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, यानी कि आपके वेग को। ये हो गया वेग और ये हो गई आपकी दूरी। ठीक है, जस्ट नॉर्मल क्या किया हमने? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम जो होता है ना, वेलोसिटी और टाइम के मध्य हमको मिलता है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और टाइम के मध्य मिलती है दूरी, और एक्सेलरेशन और टाइम के मध्य मिलता है वेग, यानी कि वेलोसिटी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला मल्टीप्लाई होता है। हमने स्लोप में तो क्या किया था? डिवाइड किया था। एरिया में हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। y को x से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, यदि मान लो मैं समय और दूरी के मध्य ग्राफ बनाती हूँ। मैंने क्या बोला? यदि मैंने डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया और वो ग्राफ यदि मुझे एक सीधी रेखा मिली ना, एक सीधी रेखा, तो दूरी और समय के मध्य मुझे क्या मिलती है? चाल मिलती है। दूरी और समय के मध्य मुझे क्या मिलती है? चाल मिलती है। और यदि ये चाल मुझे एक सीधी रेखा में मिल रही है तो इसको मैं यूनिफॉर्म स्पीड कह देती हूँ, यानी एक समान चाल कह देती हूँ। वहीं यदि मैं ग्राफ बनाती हूँ विस्थापन और समय यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के मध्य, तो इन दोनों के बीच में जो मैं ग्राफ बनाती हूँ वो किसका मिलता है? वेलोसिटी का मिलता है। और यदि ये वेलोसिटी में ग्राफ एक सीधी रेखा मिल रही है तो उसको मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह देती हूँ। वहीं यदि मैं ग्राफ बना रही हूँ वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी कि त्वरण मिलेगा। और यदि ये त्वरण एक सीधी रेखा है तो इसको मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह देती हूँ। ये जो फॉर्मूलेज होते हैं, ये क्या मैम? ये फॉर्मूले, हाँ फॉर्मूला याद रख लो, वरना पता है मेन जो याद रखना है ना वो इतना याद रखो, जो स्पीड होता है ना वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है। बस फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला जब सही है ना, फॉर्मूला सही है, याद नहीं कि आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये सारी चीज़ों को कवर अप कर जाओगे, इजीली कर जाओगे। जैसे जस्ट नॉर्मल, यदि मुझे डिस्टेंस और टाइम दिया तो डिस्टेंस और टाइम क्या बताता है? स्पीड, स्पीड का मुझे फॉर्मूला याद है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया तो ये मुझे क्या बताता है? वेलोसिटी, मुझे फॉर्मूला याद है। वेलोसिटी अपॉन टाइम मुझे याद है तो ये मुझे क्या बताता है? एक्सेलरेशन, मुझे फॉर्मूला याद है। मुझे केवल फॉर्मूला याद है तो मैं सारी चीज़ों को क्लियर अप कर सकती हूँ। सबसे पहले भी हमने फॉर्मूले की बात की जो स्लोप ने बताया, उसके बाद एरिया पे आए तो वेलोसिटी और टाइम आया, तो वेलोसिटी और टाइम हमको क्या बताएगा? हाँ, एरिया में जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एरिया में थोड़ा सा आपको स्विच करके या थोड़ा अलग वे में याद रखना है। वेलोसिटी और टाइम यदि दे रखा है तो वो हमको क्या बताएगा? दैट इज योर स्पीड की हम वहाँ पे बात कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट की सॉरी हम वहाँ पे बात कर रहे थे। नेक्स्ट जब आगे चलते हैं तो मान लो ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ना, ये लाइन मान लो सीधी नहीं है, सीधी की जगह कर्व हो गई है। कर्व होते ही कैसी आ गई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आ गई। बस दूरी और समय के मध्य ग्राफ बनाया, यदि तो मिला क्या हमको? चाल मिली। यदि यह चाल, यदि ये जो ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ सीधी रेखा नहीं है, मुड़ी हुई आ रही है, तो इसको हम कह देंगे नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान चाल। विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ बनाया, विस्थापन और समय के मध्य क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है, यानी कि आपका वेग मिलता है। और यदि ये वेग को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ में और वो लाइन हमको सीधी नहीं मिल करके ऐसे बैंड हुई मिल रही है, इसका मतलब ये हमको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो यहाँ से प्राप्त हो रही है। थर्ड वही वेलोसिटी और टाइम से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन तो मिल गया, लेकिन ये लाइन सीधी नहीं मिल करके कैसी हो गई? घूम गई, तो हमको क्या मिलेगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब सीधी रेखा की बात हो गई, घूमी हुई रेखा की बात हो गई, यानी यूनिफॉर्म मिल गया, नॉन यूनिफॉर्म मिल गया, एरिया मिल गया, स्लोप मिल गया। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है जहाँ पे मान लो यदि हम कहते हैं देखो डिस्टेंस और टाइम के मध्य यदि हमने ग्राफ बनाया तो हमको स्पीड मिली, यानी कि चाल मिली। यदि आपकी ये जो चाल है ना, यदि आपकी ये जो चाल या स्पीड है वो कैसी हो रही है? बढ़ रही है। ग्राफ के अंदर यदि आपको ये जो ग्राफ बनाया ना इसके अंदर ये जो स्लोप मिल रहा है, यदि यह स्लोप आपको बढ़ता हुआ मिल रहा है, स्लोप यदि बढ़ता हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी जो चाल है वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है।
यदि मैंने वेलोसिटी और टाइम के मध्य ग्राफ बनाया, ठीक है, और वेलोसिटी और टाइम से मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी कि त्वरण मिलेगा, ठीक है। यदि मेरा ये जो ढाल है ना, यदि ये ढाल जो है वो बढ़ते हुए ऊपर जा रही है, तो बढ़ने का मतलब एक्चुअली में क्या बढ़ रहा है, मेरा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ढाल बढ़ेगा तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ढाल बढ़ेगा, यहाँ भी ढाल बढ़ा तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ी, और यदि हमारा ढाल घटेगा तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होगी, घटेगी। सेम वही, यदि ये वेलोसिटी टाइम के मध्य एक्सेलरेशन प्राप्त हुआ और ये जो ढाल है वो घटा, तो इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, घटेगा। और जब एक्सेलरेशन घटता है यानी कि क्या आ गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन यानी कि मंदन कह देते हैं। रिटार्डेशन या मंदन इसको हम समझते हैं। एक और इसमें केस आता है, एक जस्ट लास्ट केस बचता है इसमें। जैसे मान लो आपका ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिख दिया, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिख दिया। हमने पढ़ा था जब हम रेस्ट की बात कर रहे थे कि आपकी जो दूरी होती है ना, दूरी, या मैं बोल सकती हूँ आपका यदि ऑब्जेक्ट समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है तो उसको हम रेस्ट में कह देते हैं, विराम में कह देते हैं, है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट्स नोन एज द बॉडी इज इन रेस्ट। जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो किसमें, विराम अवस्था में। अब समझो जब मैंने डिस्टेंस और टाइम के मध्य ग्राफ बनाया, यहाँ पे टाइम तो आपका बदल रहा है, समय तो बदल रहा है, लेकिन जब से मैंने इस ग्राफ को बनाया है ना, जब से मैंने इस ग्राफ को बनाया तो यहाँ देखो दूरी जो है ना, दूरी मुझे एक ही मिल रही है, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, बस यहाँ से यहाँ चला गया, और पूरी ही कंडीशन में मुझे केवल एक सीधी लाइन प्राप्त हुई है, यानी y का मान चेंज नहीं हुआ है। x का मान चेंज हुआ है लेकिन y का मान चेंज नहीं हुआ है। इस अवस्था में यदि आपको कोई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यदि x का मान बदल रहा है, समय का मान बदल रहा है, लेकिन दूरी का मान नहीं बदल रहा हो और आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही हो, इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में है, यानी कि आपके विराम में है। नेक्स्ट चलते हैं। तो मान लो वेलोसिटी और टाइम के मध्य बनाया जाता है, तो यदि आपका समय जो है वो बदल रहा है लेकिन वेग जो है ना, वेग आपका स्थिर है, वेग आपका स्थिर है, या मैं बोल सकती हूँ कांस्टेंट है, तो मिलने वाला जो हमको टर्म है ना, एक सीधी जो रेखा मिल रही है, वो हमारे यूनिफॉर्म मोशन को यानी कि आपके एक समान गति को जो है वो प्रदर्शित करती है। और लास्ट, यदि मैं त्वरण और समय के मध्य बनाती हूँ, तो त्वरण यदि नहीं बदल रहा है लेकिन सिर्फ समय बदल रहा है और हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो मिल रहा है, एक समान त्वरण या फिर आपका स्थिर या नियत जो त्वरण है वो आपको प्राप्त हो रहा है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं ग्राफ के लिए जो हमको बेसिकली जो है वो लर्न रखनी होती है, एक लर्न ही समझ लो। जैसे मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग से अगर अपन ने स्टार्ट किया था, स्लोप से स्टार्ट किया था, मैंने कहा था केवल फॉर्मूले लर्न कर लो, स्पीड का फॉर्मूला याद रखो, वेलोसिटी का याद रखो, एक्सेलरेशन का याद रखो, लर्न है तो स्लोप क्लियर हो जाएगा। स्लोप में एक्स एक्सिस पर डिपेंडेंट आता है, इंडिपेंडेंट आता है, और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्वतंत्र है वो आएगा एक्स पर, और जो वाई है उस पर अस्वतंत्र आ जाएगा बेसिकली। इसके बाद हमने स्लोप का फॉर्मूला निकाला, y अपॉन x वेरिएबल होता है, तो y डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ तो स्पीड मिल गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ तो हमको वेलोसिटी मिल गई, और वहीं वेलोसिटी अपॉन टाइम होता तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाता। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमने एरिया देखा। एरिया में चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है, एरिया में वेलोसिटी और टाइम के मध्य बन रहा है तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलती है, स्पीड और टाइम के मध्य मिल रहा है तो हमको डिस्टेंस मिलती है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम के मध्य बन रहा है तो वो जो क्षेत्रफल होता है वो हमको वेलोसिटी को देता है। तो यहाँ पे भी टर्म्स तो सेम है लेकिन चीजें थोड़ी सी एक्स और वाई के ऊपर है, वो चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट फर्दर आए तो हमने यूनिफॉर्म की बात की। यदि मुझे दो, जैसे डिस्टेंस और टाइम के मध्य यदि मैं ग्राफ बना रही हूँ और मुझे सीधी रेखा मिल रही है, तो इसका मतलब दूरी और समय मेरे चाल को या स्पीड को देता है, और यदि वो एक सीधी रेखा है तो वो मुझे एक समान चाल दे रही है, यूनिफॉर्म स्पीड दे रही है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है और उसकी जो एक रेखा है वो यदि मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब वो मुझे क्या दे रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक्सेलरेशन टाइम के मध्य यदि मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो वो मेरे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी और टाइम के मध्य एक सीधी रेखा मिल रही है तो वो मेरे कांस्टेंट एक्सेलरेशन को प्रेजेंट कर रही है।
यदि मेरी वो लाइन सीधी ना होकर के कर्व हो जाती है तो सारी चीजें यूनिफॉर्म ना होकर के कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। जहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिली थी, यूनिफॉर्म स्पीड मिली थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिला था, वो तीनों चीजें कर्व लाइन के अंदर चेंज होके क्या हो जाती हैं, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, असमान हो जाती हैं। और एक लास्ट, जो सबसे लास्ट हमने पढ़ा है, यदि डिस्टेंस और टाइम के मध्य ग्राफ बना और यदि एक्स, ये जो है ना आपकी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तो बदल रहा है लेकिन वाई पे मान स्थिर है तो बॉडी रेस्ट में होगी। यदि टाइम है आपके पास, टाइम तो बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब बॉडी कैसी गति कर रही है, एक यूनिफॉर्म गति कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। और वहीं यदि टाइम और आपके एक्सेलरेशन के बीच में बन रहा है तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, ये जो सीधी लाइन मिल रही है, ये आपके कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, जो बेसिक सी चीजें हम उसको बेसिकली क्लियर कर रहे हैं। उद्देश्य, एक मिनट रुकिए, उद्देश्य इस चीज के लिए ना आप एक बार इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वो आपको क्लियर कर देंगे कि आपको बेसिकली क्या क्या चीजें जो हैं वो प्रोवाइड हो रही हैं। हाँ, अभी ये बताइए, जस्ट नॉर्मल एक्स और वाई जो है उस टर्म्स को हमको लर्न रखना है कि एक्स ये होता है, वाई ये होता है, और हम चीज़ों को किस तरीके से एक दूसरे से लिंक करके याद कर पाते हैं। ठीक है, अभी ये बताइए, ये जो ग्राफ के रूल्स है, ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, जैसे वो आपसे पूछ लेगा एरिया बताइए कि जो आपके वेलोसिटी और टाइम है उनके मध्य का क्षेत्रफल आपको क्या चीज को प्रदर्शित करता है। या ढाल पूछ लेगा, ढाल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, या सीधी लाइन के फॉर्म में पूछ लेगा कि यदि आपके तो वेलोसिटी और टाइम के मध्य ग्राफ बनाया जाता है, वो एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, तो बताइए अब निम्न में से कौन सी राशि हमको मिलेगी। इस फॉर्म में पूछ सकता है। या ऐसे पूछ सकता है, यदि आपका समय बदल रहा है लेकिन वाई एक्स पे जो एक्सेलरेशन है वो नियत है, तो बताओ यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है। जो फॉर्मूला है ना, हाँ देखो, ग्राफ में कुछ समझने का है भी नहीं, जो ग्राफ है ना उसमें कुछ समझने का है भी नहीं। फॉर्मूले यदि याद हैं तो उनको याद रख लो। फॉर्मूले क्या, जो मेन अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, जो मेन आप फॉर्मूले पढ़ते हो, केवल उनको लर्न रख लो, वो इनफ है। एक तो फॉर्मूला याद रख लेना पहली चीज, और दूसरा क्या याद रख लेना, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे स्लोप के लिए y अपॉन एक्स होता है और एरिया के लिए y मल्टीप्लाई x होता है। और थर्ड, सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म। और अगर आपकी रेखा क्या हुई, टेढ़ी हुई या फिर कर्व हुई, तो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। बस इतना याद रख लो, ये इनफ है। भले ही मत समझो ग्राफ को, ग्राफ नहीं समझ आ रहा कोई नहीं, ग्राफ नहीं समझ आ रहा कोई नहीं, आ गया तो बेस्ट है, यदि नहीं आ रहा तो उसका सबसे अच्छी चीज है इस तरीके से याद रख लो। हाँ, तो इस फॉर्म में उन चीजों को याद रख सकते हो। चलो अब फर्दर आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा। एक्चुअली इसमें फाइल में एक प्रॉब्लम हुई है, एक मिनट। इस फाइल में ना कुछ दिक्कत आई है। ठीक है, फिर एक बार हम इसी से कंटिन्यू करते हैं। बाकी के जो और क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो मैं आपको इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन अभी मिल पाते हैं उतने हम अभी कर लेते हैं। बाकी जो है वो मैं आपको एक बार कल करा दूंगी, जो रिमेनिंग मेरे पास रह जाते हैं। ये फाइल एक्चुअली
चैप्टर सी यूजर्स, 1 मिनट गाइस, बस 1 मिनट। पता नहीं वो फाइल ही किस साइट पे जो है वो सेव हो गई है, वो सेट ही नहीं हो रही है। एक्चुअली ये जो फाइल है वो रिप्लेस हुई है, फाइल तो मिल गई बट उसका लोकेशन नहीं समझ आ रहा। हाँ, इसमें पता नहीं क्या इशू आया है। फाइल तो सेव हुई है लेकिन कहाँ हुई है वो लोकेशन नहीं समझ आ रही है। बट अभी मेरे पास जितने क्वेश्चंस हैं, जो फाइल मुझे अभी रिसेंटली मिल रही है उसके थ्रू मैं आपको जो चीज़ है ना उसको क्लियर कर देती हूँ। बाकी जो रिमेनिंग रहेगा उसको मैं पूरा कल जब रिवाइज करेंगे ना तो रिवीजन के टाइम पे उस फाइल से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अभी मेरे पास जो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उन चीज़ों को मैं समझा देती हूँ। बाकी आपका जो भी रहता है फर्दर का उसको मैं कल की क्लास में एक बार जब हम रिवीजन लेंगे ना तो मैं सारे जो 10-15 क्वेश्चन है वो एक साथ उस टॉपिक के उस टाइम करा दूंगी। अभी जो है हम आज की क्लास में थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसको पढ़ लेते हैं और उसी चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम प्रक्षेप्य गति की बात करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करने वाले हैं। होता क्या है वो समझना। समझो, यदि मैं अपने एक पोजीशन है उस पर खड़ी हुई हूँ, यानी मैं अपने हॉरिजॉन्टल तल जो है उस पर खड़ी हुई हूँ। मैंने बोला कि मैं अपने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो है वो खड़ी हुई हूँ, एक स्ट्रेट फॉर्म में मान लिया मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अब क्या हुआ, मैंने किसी चीज को ना फेंका, किसी चीज को मैंने मान लो ऊपर हवा में फेंका। तो किसी भी चीज को यदि मैं ऊपर फेंकती हूँ ना और वो जब फ्लाइट करता है, क्या बोला मैंने, मैं एक नॉर्मल समतल पे खड़ी हुई हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल खड़ी हूँ, मैंने किसी भी चीज को फेंका, कोई बॉल हो सकती है, कोई बास्केटबॉल हो सकती है, कोई फुटबॉल हो सकती है, उसको जस्ट नॉर्मल मैंने ऐसे फेंका है। तो जब भी मैं किसी चीज को फेंकती हूँ और वो जो फेंकते टाइम वो जो गति हो रही है ना, जब वो फ्लाइट कर रहा है उस टाइम जो मोशन हो रहा है, उसी को हम सिंपल भाषा में प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य कहते हैं। यदि हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो रियल लाइफ इससे कैसे समझ सकते हो, किसी भी चीज को जस्ट आपने फेंका और वो जब तक हवा में है ना उस टाइम में उसमें जो गति हो रही है उस गति को ही हम प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल कह देते हैं। और यदि डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेफिनेशन का मतलब होता है, आप यदि किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़े हुए हो उस टाइम पे यदि आप कोन बना करके, ठीक है, कोई भी मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेकर के खड़े हो जाते हो और कोई एक एंगल बना के फेंकते हो, ठीक है, एंगल बना के फेंकते हो, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मोशन की जाती है ना उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य गति के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य गति उसको बोला जाता है। क्या बोला उसको वापस समझना, जब भी हम किसी पिंड को क्षैतिज तल से, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक एंगल बना करके फेंकते हैं तो उस टाइम पे उसके द्वारा जो बनाया गया एक वृत्ताकार पथ होता है, उसके द्वारा बनाया गया जो एक सर्कुलर पथ होता है, उसी को हम बेसिकली किस फॉर्म में देखते हैं, प्रक्षेप्य गति की फॉर्म में देखते हैं। यदि हम इसको समझे तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ये कोई इंसान है, इस इंसान के हाथ में ये देखो बॉल है, इसने जस्ट बॉल को कहाँ फेंका, ऐसे ऊपर फेंका, ठीक है। जब ये ऐसे ऊपर फेंकता है ना, इस टाइम पे इस बॉल के थ्रू ना, ये देखो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही खड़ा है, ये एक कोन बनाकर ही फेंक रहा है। यहाँ से हम देखें तो एक कोन बनाकर ही फेंक रहा है। ये कोन बना के जब फेंकता है तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो मोशन की जा रही है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो पथ बनाया जा रहा है, ये जो कर्व लिया जा रहा है, इसी को प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य गति कह देते हैं। ये जो पथ इस प्रोजेक्टाइल के थ्रू बनाया जाता है ना, इस पथ को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, यानी कि आपका प्रक्षेप्य पथ। जो भी पथ
आपके इस पर्सन के द्वारा ये जो ऑब्जेक्ट फेंका गया है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी पाथ बनाया जा रहा है उसको कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री यानी कि प्रक्षेप्य पथ। फर्दर ऑल चलते हैं तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, ट्रेन में जस्ट नॉर्मल वो बैठा है, और यदि वो किसी भी चीज को ट्रेन से बाहर फेंकता है, और कोई एक इंसान है जो मान लो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के उसको देख रहा है, तो जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति है ना, उसको वो फेंका हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस फॉर्म में जाता हुआ दिखेगा। और ये वाली जो फॉर्म होती है इसी को ही हम कह देते हैं कौन सी, ये कौन सा मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। कौन सी गति हो गई, प्रक्षेप्य गति हो गई। आगे अगर फर्दर चलते हैं तो मान लो कोई बॉम्ब है जिसको एरोप्लेन से रिलीज किया जाता है ना। अब यहाँ पे भी एक कंसेप्ट को समझना, दैट इज मान लिया ये मेरा एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन को एक बॉम्ब को क्या करना है, रिलीज करना है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कुछ एरोप्लेन है, ठीक है, यहाँ पे ये है टारगेट, इसको मैंने बोल दिया टारगेट, जहां पे मुझे जो बॉम्ब है ना उसको फेंकना है, बेसिकली ये हो गया टारगेट। अब ये जो बॉम्ब, ये जो एरोप्लेन जब बॉम्ब को रिलीज करेगा ना, जब इस बॉम्ब को रिलीज करेगा, तो जैसे मान लो उसने इस बॉम्ब को रिलीज किया, ये बॉम्ब हो गया, तो ये बॉम्ब ना अगर ये यहाँ पे रिलीज करता है ना, तो ये बॉम्ब यहाँ नहीं गिरेगा, ये बॉम्ब कहीं यहाँ जाकर के गिरेगा। ये गिरेगा यहाँ पे नहीं, जब ये एरोप्लेन मान लो किसी बॉम्ब को रिलीज करता है और ये हमारा टारगेट है, इस चीज पे हमको इसको रिलीज कराना था, तो यदि ये बॉम्ब ना इसके ऊपर आके गिरेगा ना, इसके ऊपर आके गिरेगा, तो एक्चुअली में बॉम्ब इसके ऊपर नहीं जाएगा, उसकी स्थिति जो है ना वो कुछ इस तरीके की आएगी। तो यदि मुझे इस टारगेट को हिट करना है तो मेरे एरोप्लेन को कहाँ, यहीं से ही कहीं पे इस बॉम्ब को रिलीज कर देना चाहिए था, तब जाकर के वो कहाँ पहुंच जाता, यहाँ पर पहुंच जाता, समझे। तो जो बॉम्ब रिलीज किए जाते हैं आपके एरोप्लेन के थ्रू, उनके द्वारा भी जो बनाया गया पथ होता है, ये देखो ये पथ दिख रहा है, ये बनाया गया पथ होता है, इसको प्रोजेक्टाइल ही कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल ही कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एक कोई बुलेट है, उसको यदि राइफल से चलाया जाता है, यानी बंदूक से यदि कोई गोली को चलाया जाता है तो उसको भी यही कहते हैं। यहाँ पे हिंदी जो है वो रिप्लेस हुई है। नेक्स्ट है किसी भी पत्थर को किसी भी दिशा में फेंका जाता है। यदि कोई भी पत्थर है आपका, उसको हम किसी भी दिशा में फेंक देते हैं, तो उस पत्थर के थ्रू भी जो बनाया गया आपका पथ होता है उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल, वो कर्व पथ बनाया जाता है। नेक्स्ट होता है किसी भी एथलीट या खिलाड़ी के थ्रू जेवलिन थ्रो का फेंकना। जेवलिन थ्रो को जो फेंका जाता है वो भी कैसे फेंका जाता है, एक कोन बना करके फेंका जाता है। जैसे नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने अभी मेडल हासिल किया था, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में, काफ़ी वो प्रचलित हुए थे, राइट। तो उसी टाइम पे उनका भी जो गेम वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कौन सा था, जैवलिन ही तो गेम था, उसमें क्या करते हैं उसको फेंकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास पहले वीडियो गेम्स थे, अगर आपने कभी वीडियो गेम्स खेले हो जिनमें वो रिमोट आते थे और जो हमारा स्क्रीन होती थी उसमें वीडियो गेम्स अटैच हो जाते थे, तो वहाँ पे भी एक गेम आता था जैवलिन वाला, वो जैवलिन थ्रो के नेम से ही वो गेम आता था। उसमें एक छोटा सा, एक जैसे मारियो आता था ना, वीडियो गेम में एक आता था मारियो, अगर आपने नाम सुना हो तो, वैसे ही जैवलिन थ्रो में भी एक इतना छोटा सा ही एक वो आता था, इंसान आता था, वो मतलब कार्टून आता था एक, और वो आकर के उस जैवलिन को हमें दूर से दूर जो है वो फेंकना होता था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। नेक्स्ट जो होता है, इसके अलावा आपका मान लो कोई भी एक टंकी है, पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी में मान लो यहाँ पे कहीं पे छेद हो जाता है, तो ये पानी की टंकी में यदि छेद हो जाता है और यहाँ से जो निकलने वाला पानी है ना, उसका भी पथ कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल ही होता है। हाँ, वीडियो गेम से आ गया याद? नहीं, बुलेट प्रशंसा स्ट्रेट नहीं जाती है। ऐसा हमें लगता है कि जो बुलेट है वो स्ट्रेट जा रही है, वो कभी ऐसे नहीं जाती है। बुलेट का पाथ ऐसा रहता है, बुलेट का पाथ कभी स्ट्रेट नहीं रहता है, वो इस फॉर्म में रहता है। आप खुद एक चीज बताओ, जब हम बुलेट को ऐसे हिट करते हैं या हम किसी चीज पे टारगेट करते हैं, इस तरीके से यदि मुझे किसी के, मान लो किसी के ऐसे दिल में जाकर के गोली लगी है ना, तो ये बेसिकली जो वो कौन सी फिल्म्स है, भोजपुरी फिल्म्स होता है, उनमें कुछ भी हो सकता है, उनको हटा देना, वो एक्सेप्शंस है, वो अपवाद है, उनके वहाँ कुछ भी चलता है, वो कुछ भी दिखाते हैं, वहाँ पे साइंस का कोई रोल होता ही नहीं है, उसको हटा दो।
वो अपवाद हो गया। इसके अलावा यदि हम नॉर्मल बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी अगर कोई राइफल है, ठीक है, उस राइफल से जस्ट किसी टारगेट को हिट करना है, मान लो इस दिल को हिट करना है ना, तो आप हमेशा याद रखना बुलेट को ना हमेशा ऐसे शोल्डर पे रखा जाता है। अगर हम बड़ी बंदूक की भी बात करते हैं तो उसको हमेशा शोल्डर पे रखा जाता है, ठीक है, शोल्डर पे रख के उससे ना अपने टारगेट को हिट किया जाता है, या टारगेट पर पहुंचाया जाता है। तो अगर मुझे इस हर्ट को भी सिंपली अगर वो करवाना है, अटैक करवाना है हर्ट पे भी, तो ये गोली है ना यहाँ से रख कर अगर मैं चला रही हूँ तो ये गोली ना कुछ इस फॉर्म में जाएगी, इस फॉर्म में जाएगी, ना कि सीधी फॉर्म में जाएगी। केसरी लाल के मूवी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है अब समझना। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो बेसिकली आपके प्रोजेक्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपके पास एक दो और हैं, उनको और समझ लीजिए। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ना, यहाँ मैंने बताया था ये इस पथ को तो बोला गया ट्रेजेक्टरी, प्रक्षेप्य पथ, और मैंने कहा था ये कर्व पाथ बनता है। इस कर्व पाथ का ही एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला कैसा बोला? पैराबोला, यानी कि परवलय। तो एक्चुअली में जो एक स्पेसिफिक नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है इस शेप का, उसको है तो ये कर्वी, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक नाम होता है ना, इस स्पेसिफिक नाम को हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। तो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कर्व पाथ बनाया जा रहा है ना, वो एक्चुअली में जो शेप आ रही है उसको हम पैराबोला या परवलय के नाम से जानते हैं। शेप तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी अलग अलग आपको मिल सकती है ना, अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती है। जैसे यदि पिज्जा की बात की जाती है तो पिज्जा का जो बॉक्स होता है वो कैसा होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके अंदर पिज्जा कैसा आता है? सर्किल आता है। उसके अंदर जो पीसेज होते हैं वो कैसे आते हैं? ट्राइंगल आते हैं। तो आप खुद सोचो, एक पिज्जा का बॉक्स जो हुआ आपका स्क्वायर, उसके अंदर आपको मिला सर्किल, और उसके अंदर आप खा क्या रहे हो? एक ट्राइंगल। ऐसे ही यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, चलो इस क्वेश्चन पे आप रिसर्च करना, आपको थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत से ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। यदि मैं मेरे फ़ोन की बात करती हूँ, मान लो ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, इस फ़ोन का आपको कैमरा दिख रहा है, ठीक है, इस फ़ोन का कैमरा आप सभी को दिख रहा होगा। यदि आपके पास भी फ़ोन है, फ़ोन में कैमरा है, इस कैमरे की शेप कैसी है? सर्किल है। इस कैमरे की शेप क्या है? सर्किल है। इसके अंदर जो फोटो आएगी, इसके अंदर जो फोटो आएगी वो कैसी आएगी? रेक्टेंगल आएगी, समझे? इसके अंदर जो फोटो आएगी वो कैसी आएगी? रेक्टेंगल आएगी। रेक्टेंगल कह दो, या अगर हमने इसको स्विच कर रखा होगा तो वो स्क्वायर आ जाएगी। अब मैं क्या बोल रही हूँ ढंग से समझना। मेरा फोन जो है ना, ये फोन तो रेक्टेंगल है, इसका कैमरा सर्किल है, और इससे जो आने वाली फोटो है ना, यदि मैं आपके साथ अभी एक फोटो क्लिक करती हूँ या मैं किसी भी चीज की फोटो क्लिक करती हूँ तो वो मुझे स्क्वायर मिलेगी। तो फोन था रेक्टेंगल, कैमरा था सर्किल, और मुझे इमेज क्या मिली? स्क्वायर। ऐसा कैसे? इस चीज पे आप सर्च करोगे। ये आप सोचना कि फोन में ऐसे क्या सेंसर्स होते हैं, फोन में ये क्यों क्वालिटी, इस चीज को क्यों दिया गया। मैथ्स भी पढ़ते हो ना, आपको एरियाज की भी बात करते हो, आप हर चीज़ को पढ़ोगे वहाँ पे, तो इस चीज़ को ज़रा सोचना कि ये इस तरीके की शेप्स इंजीनियर्स के थ्रू क्यों डिज़ाइन की गई। हम स्क्वायर में भी तो दे सकते थे, या हम किसी और शेप में भी दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दी। हमने कैमरे को सर्किल ही रखा, हमने इमेज को स्क्वायर ही रखा, और हमारे फ़ोन की शेप को रेक्टेंगल ही रखा। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? कम बैक ऑन पॉइंट, जो हमने बनाया वो क्या बनाया? पैराबोला बनाया, परवलय बनाया। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आगे, तो एक एग्जांपल और है। यदि मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी टावर के शीर्ष पर खड़ा है, या ये जो टावर है ना, इस टावर के एकदम यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ से ये किसी भी क्वेश्चन जो बताती हूँ विक्रम, एक बार वापस टाइप कर देना आपका क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे मान लो खड़ा हुआ है और यहाँ से किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकता है। अभी मैंने क्या बोला? किसी पत्थर को ऊपर से नीचे फेंक दो, या किसी भी चीज को ऐसे फेंक दो। यदि हम किसी भी चीज को एक फेंक रहे हैं और वो हवा में है ना, वो फ्लाइट कर रही है, तो इस टाइम में उसका जो मोशन होता है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो जस्ट नॉर्मल यदि कोई व्यक्ति इस टावर पे खड़े होकर के किसी चीज को फेंकता है, तो फेंकने से क्या हो गया? अब फेंकने से जो एक्चुअली में इसका जो पाथ आया वो कैसा आएगा? पैराबोलिक आएगा। बस इसको थोड़ा सा ट्रांसवर्स क्या किया गया है। यदि अब इन्होंने देखो घुमाया
कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को घुमाया है। यदि मैं कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, खड़ा होकर के वो किसी चीज को ग्राउंड पे फेंकता है और इस ग्राउंड की और इसकी हाइट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ से जब फेंका गया तो ये जहाँ ग्राउंड पे जा रहा है ना, ये वाली हाइट और इस टावर की हाइट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो जरा ये बता दो इस टाइम में जो आपका पार्टिकल है वो किस तरीके की गति करेगा। तो भैया उसने जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट किया है, घुमाया है। आपको इतना याद रखना है, फेंका है इसका मतलब कौन सा मोशन आ गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। अच्छा अब एक चीज समझो, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशंस की स्टडी करते हैं, जब हम प्रक्षेप्य गति को पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं। एक तो होता है एक्स एक्सिस पे और एक होता है आपके पास वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो एक्स एक्सिस है या आपकी जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष के ऊपर ये है एक्स अक्ष है। यदि मैं प्रोजेक्टाइल की बात करती हूं तो प्रोजेक्टाइल का मतलब कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली में ये प्रोजेक्टाइल में जो गति हो रही है वो कौन सी अक्ष पे हो रही है, हो तो वाई पे ही रही है ना। ये जो गति हो रही है ये किस पे हो रही है, हो तो वाई पे ही रही है। हम किसी चीज को ऊपर ही तो फेंक रहे हैं, तो वो फेंकने का मतलब जो गति हो रही है वो किस में हो रही है, एक हम वाई में मान सकते हैं कि वो वाई की फॉर्म में हो रही है। तो जब भी आपके एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स की बात की जाती है और यहाँ पे यदि एक्सेलरेशन को इंक्लूड किया जाता है तो आपके एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। और वहीं जो आपकी वाई एक्सिस होती है इस पे ग्रेविटी जो है वो एक्ट करती है। क्या एक्ट करती है, ग्रेविटी एक्ट करती है। ये चीज आपको जो है वो याद ही करके रखनी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर देखो किसी प्रकार का कोई त्वरण नहीं होता है, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर त्वरण मौजूद होता है। कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद होता है। इसलिए उस पर क्या काम करती है, ग्रेविटी काम करती है। आपने उसको फेंका, ऊपर से कहाँ आएगी, वो नीचे ही आएगी, तो दैट मीन्स उस पर क्या एक्ट हो गई, ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी की वजह से ही तो सारी चीजें ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे ही आ रही है। ऊपर से नीचे आने का यही तो रीजन है। तो एक्स अक्ष में कुछ त्वरण नहीं लगता है लेकिन वाई अक्ष में लगता है। अब ये जो एक्स और वाई की हम बात करते हैं तो ये एक्स और वाई के जो दो कंपोनेंट है इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था गैलीलियो। गैलीली के थ्रू इस चीज को बताया गया था। ये भी आपको यहाँ पे जो है इस चीज को बेसिकली याद रखना है। इसका हम एक एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, वो आपके यहाँ पे अभी आएगा भी। दैट इज, यदि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में अर्थ की सरफेस से किसी भी चीज को ना क्या करते हैं, फायर करते हैं, तो फायर करते टाइम जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना उसमें वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं ना, समझो हमने किसी भी चीज को फेंका है बच्चे, किसी भी चीज को फेंका है, फेंकने का मतलब वो मेन किस में गति कर रहा है, मोशन किस में कर रहा है, वो मेन वाई एक्सिस में गति कर रहा है। एक्स से तो हम यहाँ से तो उसको जस्ट नॉर्मल फेंक रहे हैं लेकिन वो गति कहाँ कर रहा है, वाई में कर रहा है। जैसे यदि मैं मेरी बात करूं, यदि मैं इस तरीके से चल रही हूं तो चलने का मतलब मैं कौन सी एक्सिस पे गति कर रही हूं, एक्स एक्सिस पे गति कर रही हूं। क्या मैं हवा में तो नहीं उड़ रही, हाँ, मैं वाई एक्सिस में तो कुछ गति नहीं कर रही। यदि मैं इस तरीके की कुछ मोशन करती हूँ तो ये क्या हो गया, वाई हो गया। लेकिन इस तरीके की यदि कोई मोशन हुई तो एक्स एक्सिस हुई। ठीक है, अब मैं इस तरीके के मोशन में गति की है। प्रोजेक्टाइल में वो मेन मोशन किस गति में कर रहा है, फेंकने का मतलब किस में कर रहा है, वाई एक्सिस में गति कर रहा है। वाई में कर रहा है, कोई चीज ऊपर गई, ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे तो आएगी डेफिनेटली, है ना। ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है। जो न्यूटन के सर पे सेब गिरा था वो भी ऊपर से कहाँ गिरा था, नीचे ही गिरा था, तभी ग्रेविटी आई थी। तो जब किसी चीज को हमने फेंका है तो फेंकने के बाद वो कहीं ना कहीं नीचे आएगी, दैट मीन्स उस पर ग्रेविटी जो है वो एक्ट हो गई। उस टाइम उस पर काम करने वाला जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह देंगे। ठीक है, जो वाई में आया वो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन यदि मैं बात करती हूँ एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जस्ट बिकॉज यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी भी कैसी मिलेगी, मुझे कांस्टेंट मिलेगी। वेलोसिटी कैसे मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। अभी हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर कल ही पढ़ा था, जब भी स्ट्रेट लाइन के अंदर
आपके कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती है, वहां पे एक्सेलरेशन का मान कैसा होता है बच्चे, 0 होता है। पढ़ा था ना कल ही, जब हमारी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो यदि एक ही दिशा में होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, यदि आपके वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। वहीं यदि आपके वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन वहां पे क्या होता है, 0 होता है। ये चीज कल ही पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये चीज हम पढ़ के आए थे। तो जहां आपका एक्सेलरेशन 0 हुआ वहां वेलोसिटी क्या मिल गई, कांस्टेंट मिल गई। तो उस वाली चीज को हमने बेसिकली यहाँ पे रिलेट किया। तो फिजिक्स के अंदर यही होता है, एक दूसरे से चीजों का क्या चलता है, रिलेशन चलेगा ही। आपको पीछे का याद होगा तभी आगे की चीजों को समझ पाओगे। फर्दर आगे चलते हैं, तो इसको जरा देख लेते हैं अपन, यहीं से बात कर लेते हैं। देखो जब मैं बात कर रही हूँ इस वाले डायग्राम की, या यहाँ पे अपन एक ड्रॉ कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यदि मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करती हूँ, ये इस तरीके से मैंने फेंका, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको फेंक दिया और ये यहाँ कहीं पहुंच गया, इसको बोल दिया O, जिस पे ये पहुंचा उसको बोल दिया B, ठीक है, O और B हो गए। अब समझना, जब मैं किसी चीज को ऐसे ऊर्ध्वाधर, वो ऊर्ध्वाधर नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर की तरफ यदि फेंकती हूँ तो ये पूरा O से फेंका गया और कहाँ गया, B पे गया। तो O से B पे जाने में इसको जितना भी समय लगता है, O से B पे जाने में इसको जितना भी टाइम या समय लगा, उसको कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हिंदी में बोला जाता है उड्डयन काल। उड्डयन काल। O से B पे जाने में इसको जितना भी समय लगा, उस पूरे समय को मैं बोलूंगी टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि आपका उड्डयन काल। नेक्स्ट समझो, अब जब O से B पर फेंका गया तो इसने यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ दूरी जो है उसको तय किया। हॉरिजॉन्टल में भी तो ये चलाना, फेंका तो ऊपर से नीचे है, लेकिन फिक्स्ड टाइम भी इस O से B के बीच का जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जितनी भी इसकी ये जो दूरी आई, इसको बोला जाता है रेंज। रेंज हिंदी में बोला जाता है परास। ये दो टर्म्स होती हैं जो हमको यहाँ से याद रखनी होती है। एक तो फिकने में जो पूरा समय लगा, ठीक है, उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस आती है उसको बोला जाता है रेंज। और जितनी भी ये मैक्सिमम हाइट को कवर करता है उसको जस्ट नॉर्मल मैक्सिमम हाइट के नाम से ही जाना जाता है। जितनी भी इसने हाइट कवर की, जितनी भी इसने ऊंचाई कवर की है उसको मैक्सिमम हाइट बोल देते हैं। अब समझो थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलते हैं। तो यदि मैं इस रेंज की बात करती हूँ, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये पॉइंट है O, इसको यहाँ मान लेते हैं O, ठीक है। ये कुछ मैंने ले लिए मीटर्स और ये मैंने कुछ ले लिए यहाँ पे भी मीटर, ठीक है। ये 200, 400, 600, 800 और 1000 हो गया। उसके बाद यहाँ भी 100, 200, 300, 400 ऐसे चल रहा है। अब मैंने बोला जब मैंने इस O से ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब ढंग से देखते चलना, मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि इस O से, यहाँ से O समझ लो या 0 समझ लो, इस 0 से मान लो मैंने फेंका, मैंने कितने का कोण बना के फेंका, 15 डिग्री का कोण बना करके फेंका। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 15 डिग्री का कोण बना करके फेंका, तो फेंकने पर ये जो मुझे लाइन प्राप्त हुई ये यहाँ जाकर के गिरा, कहीं यहाँ जाकर के गिर गया, 400 से 600 के बीच कहीं पे जाकर के गिर गया। सेम वही यदि मैंने थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, इस 0 से यदि मैंने 30 डिग्री का कोण लिया और 30 डिग्री पे इसको फेंका, 30 डिग्री पे फेंका, तो ये यहाँ से जाकर के मान लो कहीं 800 से 1000 के बीच में गिर गया। फिर हमने और लिया, मान लो एक और स्टेप हम आगे बढ़े, तो हमने लिया 45 की, अब मैं फेंकती हूँ इसको 45 से मैंने फेंका, फेंक करके ये कहीं 1000 पे जाकर के रुक गया। ये कितने पे, 45 पे रुक गया। फिर आगे और चले और बढ़े, 15 डिग्री के कोण से फेंक दिया, 30 के से फेंक दिया, 45 के से फेंक दिया। अब और बढ़े तो मैंने इसको वापस किससे फेंका, अब 60 डिग्री के से फेंका। कितने से, 60 डिग्री के से। जब मैंने इसको जैसे ही 60 डिग्री के से फेंका तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैंने इसको 30 डिग्री के से फेंका था और जब मैंने इसको 60 डिग्री के से फेंका तो इन दोनों का जो पॉइंट है वो मुझे एक ही मिला। यानी मैं चाहे 30 डिग्री के से फेंक दूं चाहे मैं 60 के से फेंक दूं, वो जाके गिरेगा एक ही पॉइंट पे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और बढ़े तो हम 75 पर गए। अब मैंने इसको 75 से फेंका
और फिर मुझे एक चीज और पता चली कि जब मैं उसको चाहे 15 से फेंक दूं, 15 डिग्री से, या 75 डिग्री से फेंक दूं, वो दोनों कहाँ जाकर के गिरे, सेम पॉइंट पे जाकर के गिरे। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है वो समझो। कंक्लूजन पे चलो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले 15 से फेंका, फिर 30 से, 45 से, 60 से, 75 से, 75 से सबसे फेंका। 15 से फेंका तो यहाँ गिरा, 30 से फेंका थोड़ा आगे गिरा, 45 से फेंका तो और भी आगे गिरा, फिर जैसे ही इसके ऊपर गए 60 से फेंका तो 30 और 60 मुझे सेम पॉइंट पे मिल गए, 75 से फेंका तो 75 और 15 मुझे सेम पॉइंट पे मिल गए। इनसे मेरे पास लास्ट रिजल्ट ये निकला कि एक तो जब हम सेम से फेंकते हैं, जैसे 15 और 75 से फेंकने पे हमको सेम डिस्टेंस, सेम जो है वो प्राप्त होती है, डिस्टेंस समझ लो। 30 और 60 पे फेंकने से भी हमको सेम ही डिस्टेंस प्राप्त होती है। और जब हम 45 डिग्री का एंगल बना करके फेंकते हैं तो उस टाइम पे हम सबसे ज्यादा दूरी को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। यदि मैं उस जैवलिन थ्रो की बात करती हूँ तो यदि मान लो मैं उसको 15 डिग्री से फेंकूं या 30 से फेंकूं, वो सेम पोजीशन पे जाएगा। 15 से फेंकूं या 75 से फेंकूं वो सेम पोजीशन पे जाएगा। 30 से फेंकूं, 60 से फेंकूं तो भी सेम पोजीशन पे जाएगा। लेकिन यदि मैं उसको 45 डिग्री का कोण बना करके फेंकूं तो फेंकने पर वो सबसे ज्यादा जो दूरी तय करेगा ना, जो मैक्सिमम वो डिस्टेंस को कवर करेगा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस को वो 45 डिग्री के कोण पर ही करेगा। दैट्स वाई जब भी जैवलिन थ्रो फेंका जाता है तो उसको 45 डिग्री का एक एंगल बना करके फेंका जाता है। या मान लो एक आपका वो भी गेम होता है जिसमें हाथ में एक बहुत भारी सी एक बॉल को रखा जाता है, फिर उसको कुछ ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है और फिर फेंका जाता है, मुझे उसका नेम नहीं याद आ रहा। तो उस टाइम भी यदि हम उसको 45 के ऐसे कोण से फेंकते हैं ना तो वो सबसे ज़्यादा दूरी जो है वो तय करती है। या मान लो आप खुद ही फ्रेंड्स वगैरह हो, आप खुद ही लोग आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हो, मान लो पत्थर ले लेना, पत्थर से आप ऐसा नहीं कि 45 लेके नापो ही यार, एक आइडिया लगा लेना कि यदि ये प्लेन है तो इससे ऑलमोस्ट इतने पे यदि आप फेंकोगे तो वो सबसे ज़्यादा क्या जाएगा, दूर जाएगा या मैक्सिमम जाएगा। जो फॉर्मूला होता है, हाँ देखो फॉर्मूले तीनों चारों में रहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट में भी रहता है और सब में रहता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी इन चीज़ों को क्लियर करते चलो, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट होता है जब भी हमको किसी भी हॉरिजॉन्टल रेंज से या किसी भी आपके क्षैतिज परास से यदि मैक्सिमम डिस्टेंस को निकालना है ना, यदि मैक्सिमम हम कह सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल हमको डायरेक्शन लेनी है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा दूर जा करके गिरे, तो उसको कितने से फेंक दो, 45 डिग्री का कोण बना करके फेंक दो। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लॉन्ग जंप के अंदर एथलीट का कूदना। लॉन्ग जंप में देखा हो या आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है उसमें भी फिजिकल होता है, तो उस टाइम भी आपने देखा हो जैसे जो लॉन्ग जंप की जाती है उनमें यदि आप अपनी सरफेस से 45 डिग्री का कोण बना करके कूदोगे तो आपके चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा आगे तक का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें कवर कर पाओगे। जेवलिन थ्रो हो गया, क्रिकेट बॉल को फेंकना हो गया, इत्यादि इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये वाला हमने समझ ही लिया पॉइंट। इक्वेशन ऑफ मोशन पे नहीं जाएंगे अभी, इन सब चीज़ों को ही एक बार क्लियर रखना। आज जो हमने पढ़ा है उसमें हमने 2 पॉइंट्स को पढ़े हैं, ठीक है। एक जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो हमने ग्राफ पढ़ा था, और दूसरा जो हमने पॉइंट पढ़ा है वो प्रोजेक्टाइल मोशंस का पढ़ा है। थर्ड जो मेरे पास पॉइंट आता है वो मेरे पास आता है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी आपकी गति की समीकरण होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन या गति की समीकरण। अब गति के अंदर ना मेरे पास 4 समीकरण चलती हैं। वैसे तो आप कहोगे यदि हम 10th लेवल तक की बात करते हैं तो हम 3 ही जो मोशंस की इक्वेशंस होती हैं उनको पढ़ते हुए आते हैं, बट जैसे ही हम एक स्टेप फर्दर जाते हैं, 4th आज तक कहीं पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी जस्ट नॉर्मल याद रख लेना अगर पूछ ली जाए तो। एग्जाम डेट देख सकते हो कौन किस किस एग्जाम में कितनी कितनी बार आपसे चीज़ें पूछी गई है। ये तो 22 CPO के 22 में ही आया है क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा ये वाले भी जो हैं वो रिपीटेड ही है। देखो CPO 22 में ये क्वेश्चन भी है, इधर भी है। अब देखो होता क्या है, इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझना जरूरी होता है, ठीक है। वो टर्म्स क्या क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट से समझते हैं। एक होता है U, एक होती है V, एक होता है A, T और एक होता है S। ये मेन टर्म होती हैं जिनको हम समझते हैं। ये आपको वैसे लिखी हुई भी मिल जाएगी इधर। समझते हैं इनको होता क्या है। यदि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मान लो वो चल के यहाँ पे गया, ये पॉइंट है A,
ये पॉइंट है बी, ए से बी पे उसको जाना है, तो इस टाइम ए पे उसका जो वेग है ना, ए पे उसकी जो वेलोसिटी है उसको बोला जाता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग, जहां से वो शुरू कर रहा है। शुरू होने के बाद जहां पे वो जा रहा है, जैसे बी पे जा रहा है, तो उसको बोला जाता है अंतिम वेग, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। जिस एक्सेलरेशन के साथ वो जा रहा है उसको बोला जाता है वस्तु का एक्सेलरेशन, और जितनी वो दूरी तय कर रहा है उस दूरी को बोल दिया जाता है एस। अब इस पूरी दूरी को कवर करने में उसको जितना समय लगा उसको बोल दिया जाता है टी। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स है, जहां से आप स्टार्ट करते हो उसको बोलते हैं इनिशियल, जहां पहुंचना होता है उसको बोलते हैं फाइनल। इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, जितना भी ये पाथ लेंथ है, इसको बोल देते हैं दूरी, जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इस दूरी को पूरा करने में जितना समय लगा है उसको टाइम हो गया, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इस पूरे में जितना भी एक्सेलरेशन लगा, जिस त्वरण के साथ ये गया, उसको हम बेसिकली एक्सेलरेशन या ए से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। डी एन और एन बाद में बताऊंगी। यू हो गया इनिशियल, वी हो गया फाइनल, ए हो गया एक्सेलरेशन, टी हो गया टाइम और एस हो गया डिस्टेंस। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, इन्हीं के थ्रू हमारी जो इक्वेशन की मोशंस हैं वो डिसाइड होती हैं। पहली यदि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करती हूँ, यहीं पे बात करते चलते हैं। पहले की यदि मैं बात करती हूँ तो याद रखना, पहली होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी मैंने बताया था v किसको बता रहा है, v बता रहा है आपके फाइनल वेलोसिटी को, u बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, a बता रहा है एक्सेलरेशन को, t बता रहा है टाइम को, ठीक है। इसी चीज को हमने डिफाइन किया था। तो पहली जो आपके गति की समीकरण होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको बोला जाता है फर्स्ट पे भी याद रखना। देखो क्वेश्चन ना वो आपसे ऐसे भी पूछ लेता है पहली समीकरण क्या होती है, तो उसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी पूछ लेता है, या वो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे भी दे देता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। अब बताओ ये गति की कौन सी समीकरण है, गति की पहली है, दूसरी है, तीसरी है या चौथी है। तो सीक्वेंस भी याद रखना 1 2 3 4, और साथ में इक्वेशन तो याद ही रखनी है। और एक ये याद रखना है कि किस किस के बीच में संबंध दिखाते हैं, किस किस के बीच में हम बेसिकली रिलेशंस देखते हैं। जैसे इसकी बात की जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फर्स्ट जो है वो वेलोसिटी और टाइम के मध्य क्या दिखाती है, एक संबंध को प्रदर्शित करती है, एक रिलेशनशिप को दिखाती है। सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब अभी पढ़ा है डिस्टेंस, u का मतलब जो आपके इनिशियल वेलोसिटी है, t का मतलब टाइम, हाफ लगा हुआ है, a से एक्सेलरेशन, t से फिर टाइम हो गया। यहाँ पे हमने किसकी बात की, एक तो हमने पोजीशन की बात की और एक किसकी, टाइम की, इसलिए इसको पोजीशन एंड टाइम इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। और जो लास्ट होती है थर्ड आपके पास होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v हो गया फाइनल, u हो गया इनिशियल, 2 का 2 है, a एक्सेलरेशन और s हो जाता है आपका डिस्टेंस। इसको बोल दिया जाता है पोजीशन एंड वेलोसिटी। तीन तरह की हमने गति की समीकरण की बात की। जो पहली गति की समीकरण है पहली वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहली को बोला जाता है पोजीशन एंड टाइम, या पहली को बोला जाता है वेलोसिटी एंड टाइम, यानी वेग और समय के मध्य की इक्वेशन। दूसरे को बोलते हैं पोजीशन एंड टाइम। देखो यहाँ पे अगर लर्न नहीं होना तो ये फर्स्ट वर्ड पकड़ लो। फर्स्ट वर्ड क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी क्या है, वेलोसिटी है, और लास्ट क्या है, t टाइम, तो क्या हो गया, वेलोसिटी एंड टाइम की हो गई। सेकंड में s क्या है, पोजीशन, या बेसिकली वो दूरी को बता रहा है, ठीक है, और t क्या हो गया, टाइम, तो पोजीशन एंड टाइम हो गई। थर्ड क्या बचा, देखो इसमें भी टाइम आ गया, इसमें भी टाइम आ गया, अब बचाई क्या, वेलोसिटी एंड पोजीशन, तो थर्ड किसकी हो गई, वेलोसिटी एंड पोजीशन की हो गई। तो आगे की जो दो वाली हैं उनको याद करने के लिए तो किस चीज को पकड़ लो, स्टार्टिंग और लास्ट के अल्फाबेट को पकड़ लो, और थर्ड वाले में क्या कर लो, टाइम से टाइम कट गया, क्या बच गया, वेलोसिटी एंड पोजीशन बच गया। ये तीन समीकरण आपको देखने को मिलती हैं। फोर्थ जो होती है, फोर्थ में दो टर्म होती हैं, dn और n। n का मतलब उसने जितना भी अपना डिस्टेंस जो है ना उसको मैं बोल सकती हूँ nth सेकंड में, जितना भी वो बेसिकली उसके पास आए हैं। एक तो होता है हमारे पास जैसे 10 सेकंड जहाँ हमको डिफाइन करके दे दिया, जहाँ, और एक होता है nth सेकंड की इतने सेकंड में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और इस nth सेकंड के लिए जितनी दूरी या डिस्टेंस हमारे पास आती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dn से। तो एक इक्वेशन ये और बन जाती है, dn इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 2n माइनस 1।
ये होती हैं आपकी गति की बेसिकली 4 समीकरण। आगे का जो है वो कल से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस जो रहेंगे वो यहाँ तक के मैं आपको कल करा दूंगी, जितने भी क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, साथ ही में ग्राफ से रिलेटेड, और प्रोजेक्टाइल ग्राफ, और एक हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। तो आपको पढ़ना कहाँ तक है? पढ़ना आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तक है। क्वेश्चन कल अपन सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फर्दर आगे की क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। अभी कुछ डाउट है तो उन्हें पूछ सकते हो, और नहीं है तो हम चल सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हो। फॉर्मूले जो है होते हैं विक्रम, उनको मैं कल एक बार क्लियर कर दूंगी। और आपका कुछ क्वेश्चन था विक्रम, अभी आपने बोला था, वो आप पूछ सकते हो। और यदि किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो अभी आप पूछ सकते हो। किसी का कुछ भी क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स, वो आप पूछ सकते हो। और यदि नहीं है तो हम क्लास को लीव कर सकते हैं। एक सही अच्छा सा ओके का कमेंट कर सकते हो। यार वो जो आपका वो है ना क्वेश्चन, वो ऊपर उधर हो जाता है, दैट इज ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो दिखता ही नहीं है, कहाँ चला जाता है कमेंट। होमवर्क जो है हाँ उसको, और आपका 2 दिन का होमवर्क के क्वेश्चंस का भी आंसर करना है आपको, कल वाला भी और परसों वाला भी। ये लो होमवर्क लिख लीजिएगा अपना। होमवर्क में पहला तो क्या होगा, रिवीजन करना है। सेकंड एक क्वेश्चन, चलो वो आप जस्ट फॉर नॉलेज बता देना मुझे, कैमरे वाला, उसमें आपको सर्च करना है। और यदि मैं एकदम प्रॉपर फिजिक्स की बात करती हूँ, यदि एकदम मैं प्रॉपर फिजिक्स की बात करती हूँ, तो हम आपको जो देते हैं होमवर्क, वो कुछ ये बताना मुझे, प्रोजेक्टाइल मोशंस के हमने इतने सारे एग्जाम्पल तो देख लिए, जितने हो सकते थे उतने हमने ट्राई किए, ठीक है। इसके अलावा मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ और एग्जाम्पल बताना, जितने हमने पढ़ रहे हैं उसके अलावा, है ना, जितने हमने पढ़ लिए उसके एक्सेप्ट में और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आपको प्रोजेक्टाइल के जो हैं वो बताने हैं। बाकी कल एक बार कंटिन्यू करेंगे। हाँ अब बोलिए आप। हाँ हर्षित, ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे जो हम सबसे पहले वाली इक्वेशन पढ़ते हैं ना, इसी की यदि हम बात करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको पता है एक फॉर्मूला कल अपन ने पढ़ा था जिसको अपन बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का नाम लिया था अपन ने। एवरेज एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पढ़ा था। और चेंज इन वेलोसिटी को मैंने कैसे फाइंड आउट कराया था, मतलब ये तो हो गई ये हो गई फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, टाइम का डिवाइड दे दो। यही फॉर्मूला कल हमने एवरेज एक्सेलरेशन का औसत त्वरण का पढ़ा था, v माइनस यू अपॉन ए टी, और यहाँ कौन था, a था, यही पढ़ के आए थे। अब जरा ये और ये आपको सिमिलर नहीं लग रही, ये दोनों? अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मान लो इस इक्वेशन से मुझे a का मान निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, यदि यदि मुझे a का मान निकालना है, मान लो मुझे किसी ने इनिशियल फाइनल दे दिया और टाइम भी दे दिया, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, a का मान निकालना है, तो बच क्या गया, v और u बच गया, a तो चला गया इज इक्वल टू के उधर, v तो अपनी जगह ही रहेगा, a इसके साथ है तो a कहाँ जाएगा, दूसरी साइड, तो v के साथ क्या हो जाएगा, माइनस यू, a के साथ t था, मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो। और बाकी फर्स्ट से आप, हाँ फर्स्ट से भी हम जो है उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, और ये एक दूसरे के रिलेशंस तभी दिए होते हैं। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे यहाँ पे तो कम ही आते हैं, लेकिन जो हम बात करते हैं जैसे
10th लेवल तक के अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी से, तो उनसे यही होता है, जैसे यहाँ पे 1 की वैल्यू दे देंगे, 1 की वैल्यू यहाँ दे देंगे। जैसे यहाँ से मान लो उन्होंने हमसे वो मान लो पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछना चाह रहा है, या मान लो टाइम पूछना चाह रहा है, ठीक है, पूछना वो हमसे टाइम चाह रहा है और उसने हमको एस दिया हुआ है, ठीक है। अब इस एस टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए, एस चाहिए होगा। उस एस को निकालने के लिए उसने मुझे जितने मान है वो सारे इसकी वैल्यू दे दी, तो यहाँ से पहले मैं एस निकाल लूंगी, फिर उस एस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगी और यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो ये मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं 10th तक में, हमारे इतने डीप आते नहीं है, आते हैं लेकिन वो जस्ट बेसिक आएंगे, जो आप अगर आपको ये याद भी है ना तो भी आप इनको पढ़ करके उसको अटेम्प्ट कर दोगे। बाकी आपको और प्रैक्टिस करनी है तो गॉडफादर के अंदर, अगर आपके पास गॉडफादर है तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। बाकी उनका लेवल जो है वो काफ़ी हाई है, एग्जाम्स में भी वो एक बार आए हुए हैं शायद, और कुछ ऐसे हैं जो आस्किंग भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो उनको आप स्किप भी कर सकते हो। बेसिक है उनको आप कर सकते हो, वो तो मैं आपको क्लास में ही करा दूंगी, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ विजय, विक्रम है, विजय है, हाँ, तनवीर समझना तो पड़ेगा ही। अब बताइए कुछ और ऑप्शन है नहीं समझने के अलावा? एक बार रिवाइज कर लेना, आ जाएगा समझ। हाँ, डिफ्रेंशिएट करें तो हमने पढ़ ही लिया, वहां पे हम जा सकते हैं। लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है ना, लाइट का स्पीड इज लाइक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ही नहीं बहुत ही ज़्यादा हो गया। इस टाइम में तो हम नहीं उस फॉर्म पे जा पाएंगे या उस लेवल पे बेसिकली चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, तो वहाँ हम यही मान के चलेंगे कि उसको हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। प्रियंका, ये वाले क्वेश्चंस मैं कल ही क्लियर करती हूँ। कल आपके जितने भी डाउट्स है ना, जो भी अपने 2 दिन से जितने भी डाउट्स इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब जो मेरी तरफ से होमवर्क दिया जा रहा है वो भी, और ये वाला भी, ये सारा मैं आपको एक बार कल ही डिलीवर करती हूँ, क्योंकि इन सब में अभी टाइम लगेगा और आपकी रीजनिंग की क्लास है जो स्टार्ट होने वाली है। कल एक बार पहले प्रैक्टिस सेट ले लेंगे, जितना आज पढ़ा है उसका प्रैक्टिस ले लेंगे, और प्रैक्टिस के जस्ट बाद ही आपके जितने डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। आपके अभी तक भी आपने जितना भी पढ़ा है ना, उस पढ़े से रिलेटेड भी मान लो आपको डाउट आ रहे हो, तो वो डाउट भी आप कल की क्लास में पूछ सकते हो। सारा पढ़ लेना, सारा अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ लेना, और उसके बाद भी आपको डाउट आ रहे हो तो अपन लाइव क्लास में कल उसको डिस्कस कर लेंगे। अपन टाइम ले लेंगे 10, 15, 20 मिनट का, और उसमें केवल आपके डाउट ही सॉल्व अपन करा देंगे, ठीक है। ओके विक्रम, अभी क्लास को ऑफ करें फिर? ठीक है, ओके ओके एवरीवन, ओके फिर लीव करते हैं।